और प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है और बाबा साहेब की एक बात हमें हमेशा याद आती है कि यदि आप अपने समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं समझते हो और आप अपने समाज के स्ट्रगल को नहीं समझते हो तो आपका समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। मेरा सबसे निवेदन होगा सबसे पहले कि थोड़ा सा व्यवस्था भी बनाएं ताकि कार्यक्रम सही चल पाए। ठीक है, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी कहते थे कि समाज की अगर आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं पता है आपकी अपनी, तो आप कभी भी अपने समाज की उन्नति के बारे में सोच नहीं सकते। तो बाबा साहब के जीवन से हम लोग इतनी प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणा के साथ साथ अगर हम बाबा साहब के जीवन को समझेंगे तो आप अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझ जाएंगे। बाबा साहब के जीवन की कुछ घटनाओं का, छोटी छोटी घटनाओं का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा, जिससे ये क्लियर होगा कि उस समय आज से 100 से 1.25 साल पहले लगभग हमारी क्या स्थिति थी और क्या हम लोग किस सामाजिक स्तर पर थे। सबसे पहली घटना बचपन से शुरू करूंगा। उनके प्राथमिक स्कूल की घटना है, सतारा की घटना है, जहां पर उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है वेटिंग फॉर वीजा में कि नो प्योर नो वाटर। और इस सेंटेंस का इतना गहरा मतलब है कि जिस दिन चपरासी नहीं आते थे उस दिन उनको पानी भी नहीं नसीब होता। अब इस बात को समझिए कि 4 से 5 साल का बच्चा भी स्कूल जाता है, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, जो हम आसानी से अभी हमें सब उपलब्ध है इनकी वजह से। तो आप उस बच्चे की मनोस्थिति को समझिएगा। दूसरी घटना, 4 से 5 साल का बच्चा जब अपनी मम्मी के साथ, अपनी माता के साथ में बाजार में जाता है कपड़े खरीदने, और कपड़े खरीदने जब वो जाता है और दुकानदार कपड़ों को प्रत्यक्ष रूप से ना दे करके वो फेंके कपड़े देता है, तो आप इस बात को समझिएगा कि उस छोटे से बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ा है। इन छोटी छोटी घटनाओं से आप ये तय कर पाएंगे कि बाबा साहब ऐसे नहीं कि बाबा साहब बने हैं। हर एक घटना से उनके मन में जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव उन पर बहुत गहरे स्तर पर पड़ा। एक पशुओं का बाल काटने वाला व्यक्ति जो पशुओं के बाल काटता है और बाबा साहब के बाल काटने से मना कर देता है, तो क्या स्थिति उस समय रही होगी। अभी यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन मैं गर्मी से संबंधित आपको एक घटना और बताना चाहूंगा बाबा साहब को लेकर के, कि जब बाबा साहब के पिताजी सरकारी गोदाम के लिए कोरे गांव में वो नौकरी करते थे, एक कोठारी की नौकरी करते थे, और बच्चे उनके सतारा में रहते थे। बच्चे मतलब बाबा साहब उनके परिवार के सदस्य। तो क्या हुआ कि उनको जाना था सतारा से कोरेगांव, और सतारा से कोरेगांव जाने के लिए उन्होंने ट्रेन ली। ट्रेन से बैठे, स्टेशन पे उतरे, कपड़े बहुत अच्छे उन्होंने पहने थे, और उन कपड़ों को देख करके लोग समझते कि उच्च जाति के कोई बच्चे हैं, उच्च जाति के बच्चे हैं। और जैसे स्टेशन पे उतरे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो उन्होंने सूचना अपने पिताजी को भेजी थी कि स्टेशन से किसी को लेने के लिए वो आ जाए, मतलब उनको लेने के लिए कोई आ जाए, तो वो सूचना उनके पिताजी तक नहीं पहुंची। जब सूचना पिताजी तक नहीं पहुंची तो उनको लेने कोई स्टेशन तक पहुंचा नहीं। जब स्टेशन पर कोई लोग ने पहुंचा नहीं तो स्टेशन मास्टर ने उनको देखा कि यार बच्चे तो अच्छे खुल के लग रहे हैं और अच्छे जो है अच्छी पोशाक में लगता है अच्छे खुल के हैं, तो उनसे वो बात करने चले गए। यहाँ थोड़ी शोर ज्यादा है तो मैं सिर्फ घर से बात करना पसंद करूंगा, थोड़ी आवाज ज्यादा है। तो हुआ ऐसा कि स्टेशन मास्टर उनके पास आया, उसने पूछा कि यार बच्चे सुबह से मतलब दोपहर से बैठे हैं, इन्हें लेने कोई तो नहीं आया। बातों बातों में स्टेशन मास्टर को ये पता चला कि यार ये बच्चे तो महार जाति के हैं। महार जाति मतलब उस समय छूट जाति मानी जाती थी। तो स्टेशन मास्टर को कैसे ये पता चला कि वो महार जाति के हैं, तो उन्होंने 4 कदम पीछा काट दी, मतलब कोई परछाई भी ना उनकी पड़ पाया। शाम हो गई, गर्मी के दिन थे उस समय, बच्चे बैठे रहे स्टेशन पे, लेकिन उस स्टेशन मास्टर ने शाम तक ही किया कि चलो इनके लिए मैं थोड़ा सा
गाड़ी का प्रबंध कर देता हूँ। गाड़ी का प्रबंध किया उन्होंने, और वो एक गाड़ी वाले को उन्होंने किराए पे किया और गाड़ी वाला लेकर के उन्हें चल दिया। बातचीत हुई बीच में गाड़ी वाले से, और वो घटना कई बार उन्होंने बाबा साहब ने अपनी किताबों में लिखी है। जब गाड़ी वाला उनको लेकर निकला तो गाड़ी वाले को बातचीत में पता चला कि यार ये भी मान जाती है। तो गाड़ी वाले को इतना गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में बैठने की, तुमने मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया। और उन बच्चों को, 3 बच्चे थे, बाबा साहब, उनके भाई आनंदराव और उनके भांजे, तो उनको ऐसे गाड़ी से फेंका गया जैसे सामान के बोरे को पटक दिया हो नीचे। यह स्थिति है। आज का समय आप लोग अभी इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, जो भी आए हैं बैठ जाएं, आगे कुर्सियां खाली हैं, आगे आ जाएं, बैठ जाएं। सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा शांति बनाएं, क्योंकि बाबा साहेब का एक दिन है, उसमें भी अगर आप अनुशासन नहीं दिखाओगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो उस गाड़ी वाले ने जैसे ही ये प्रतिक्रिया दी, दिन ढल गया, रात होने वाली थी, गर्मी के ऊपर में ये आपको घटना इंस्टेंटली बता रहा हूं। बच्चों के पास पीने को पानी नहीं था। पानी के लिए अगर गाड़ी वाले ने कहा तो उसने कहा कि तालाब जा रहा, बराबर में बिंदा तालाब, उसमें से पानी पी लो, तुम्हारी ये औकात है। ये ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। फिर बात ऐसी हुई कि उन बच्चों ने बातचीत करी और वो दोबारा से उसने क्या किया कि 2 गुने किराए पर उस गाड़ी वाले को तय किया कि एक काम करते हैं, 2 गुना किराया ले लें, लेकिन हमें कोरेगांव छोड़ दो, ठीक है। तो वो तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त रही कि भैया ऐसा है कि तुम, ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, लेकिन मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा नहीं, मैं आपके साथ पीछे पीछे चलूंगा। ये अनटचेबिलिटी, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको आज से 100 से 1.25 साल पहले की जो स्थिति थी उस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं। और अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझोगे तो आप बाबा साहब को समझोगे, वो कैसे बिल्ड हुए हैं, कैसे वो ऊपर आगे बढ़े हैं, उनकी घटना। चलो ये तो तब की घटनाएं हो गई, जो बचपन में थे, एकदम पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई का वो स्तर नहीं था। तो एक घटना मैं आपको बताता हूं, जब बाबा साहब 1917 में 20 अगस्त 1917 में अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और वो बड़ौदा रियासत पहुंचे, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो गए कैसे थे? बड़ौदा रियासत के सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उनको स्कॉलरशिप दी कि वो जाएं और बाहर पढ़ाई करें। तो बाहर पढ़ाई करने की उनको जो स्कॉलरशिप मिली उसके माध्यम से वो बाहर गए, लेकिन उस स्कॉलरशिप के साथ एक शर्त थी कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो उनको 10 साल बड़ौदा की सेवा करनी होगी, बड़ौदा सरकार में आपको नौकरी की काम करना होगा। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और वो सीधे बड़ौदा पहुंचे। और उनकी नियुक्ति एक ऐसे पद हुई, सैन्य सचिव। किसी रियासत का सैन्य सचिव आप बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बड़ौदा रियासत का सैन्य सचिव जो ऑफिस में जाता है और वहां काम करता है, उसके साथ फिर वही घटना घटित होती है जो बचपन में हुई है। उसको तुरंत वो रिकैप समझ में आता है कि कैसे उसकी माता जी को कपड़े फेंक के दिए जाते थे। जैसे ही बाबा साहेब ऑफिस में पहुंचते हैं तो चपरासी भी फाइल को फेंक करके देता है। पानी पीने की जो समस्या सतारा प्राथमिक विद्यालय में थी, वही समस्या 1917 में बनी रही उस ऑफिस में जहां वो सैन्य सचिव के पद पर थे। बताइए, तो ये सब घटना उनके साथ में घटी। और सैन्य सचिव बहुत बड़ा पद होता है सैन्य सचिव का। तो ये ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उस बड़ौदा रियासत में पूरी जगह उनको रहने की जगह नहीं मिली। इससे जुड़ी और 2-4 बातें मैं बहुत लंबा करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी बात। उनको ना जगह ना मिलने के कारण उनको जब उनको बेचारों को इस्तीफा देना पड़ा और वहां से निकल आए, नौकरी छोड़ करके। वो गए थे नौकरी करने, लेकिन क्या करें, जगह रहने तक नहीं मिल पाई उस आदमी को, तो वो बेचारे आ जाए वापस। ठीक है, तो ये 2-4 घटना मैंने आपको बताई, लेकिन मैं कंटेंट तो बहुत है लेकिन वक्ता बहुत है यहाँ, तो मैं एक छोटी सी कहानी जोड़ूंगा, बहुत कंटेंट अपना कट करके। एक छोटी सी कहानी आज के परिवेश में बताने की कोशिश करूंगा ताकि लोग समझ पाए। मैं चाहता हूं उस कहानी को थोड़ा सुने, बहुत छोटी सी कहानी बट बहुत लॉजिकल। एक जंगल में एक ऋषि की कुटिया थी, बहुत छोटी सी, और वो वहां से एक लकड़हारे को जाते हुए, गरीब लकड़हारे को जाते हुए देखता था।
कि गरीब लकड़हारा जिसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई, इतना गरीब फटे हाल वो लकड़हारा, वो रेगुलर लकड़ियां लेकर के जाता था जंगल से और अपने घर 2 वक्त की रोटी का गुजर करता था। ठीक है, तो स्थिति ऐसी बनी, ऋषि जो मुनि थे वो रेगुलर को देखते थे, यार ये रोज देखता हूं उसकी स्थिति में सालों से यही हालत है, फटे हाल है, ये जाता है लकड़ी लाता है, वही रास्ता वही लकड़ी वही इसका जीवन वही फटे हाल, वो सब चीजें जो कि चल रही थी। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि उसके बच्चे भी उसके साथ चलने लगे। बैठिए आप इधर, नमस्कार। तो कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि उसके बच्चे, उस लकड़हारे के बच्चे भी उसके साथ ऐसे ही चलने लगे, लकड़ी लाने लगे। तो उस ऋषि ने क्या किया, उस बच्चे को मतलब उस गरीब आदमी को बुलाया अपने पास और कहा कि भाई उसको एक सेंटेंस कहा से, और वो सेंटेंस क्या कहा कि जंगल में थोड़ा सा अंदर जाओ। केवल एक सेंटेंस कहा उस ऋषि ने कि जंगल में थोड़ा सा अंदर जाओ। तो जंगल में अंदर जाने की बात को सुनकर पहले तो उस गरीब आदमी को ये समझ नहीं आया कि अरे जंगल में जाके क्या होगा, जंगल के शुरुआत में भी लकड़ी मिलनी है, जंगल के बीच में जाके भी लकड़ी मिलनी है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने से क्या फायदा हम लोगों को। लेकिन फिर उसने थोड़ा सा उसकी श्रद्धा जगी कि नहीं यार कुछ सोच के ही कहा होगा, तो चलो आज थोड़ा अंदर चलते हैं। तो जैसे ही वो गरीब आदमी लकड़हारा बेचारा वो जब जाता है जंगल के बीच में, तो उसको एक भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, और वो खुशबू उसके लगता है उसको जंगल कुछ बदला बदला नजर आता है। और वो जो खुशबू थी वो चंदन के वृक्षों की खुशबू है। थोड़ा आगे और बढ़ता है तो देखता पूरा वन चंदन ही चंदन का वन। और उस दिन वो आदमी लकड़ी लेके तो घर गया, लेकिन वो चंदन की लकड़ी लेके घर गया और उस चंदन की लकड़ी को बेचकर उसने अपना जीवन सुधार दिया। और उस रात वो इतना रोया, वो खुशी में भी रोया, दुख में भी रोया। खुशी इस बात की कि यार अब तक मेरी जिंदगी जो चली वो चली, लेकिन आगे अब मैं सही रहूंगा। और दुख इस बात का कि मेरे पास में जंगल था जिसमें मेरी जीवन की को बदलने की शक्ति थी, लेकिन मैं अंदर गया ही नहीं उसमें कभी। तो यही हो रहा है, इस कहानी का जो मॉरल है वो यही हो रहा है कि हम लोग, हमारा समाज क्या कर रहा है, हम सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, उस चंदन के वन तक जा ही नहीं रहे, उसकी खुशबू ले ही नहीं रहे हम लोग। जो बाबा साहेब का जो जीवन है वो चंदन का वन है भाई। जिस दिन उस चंदन के वन में पहुंचोगे तो आप माला माल होके जाओगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ तारीखें हैं, कुछ तस्वीरें हैं, उनको अपने आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ तारीखें, कुछ तस्वीरें, कुछ जलसे, कुछ भंडारे, यही सब चलता है। कोई भी उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में घुसने की कोशिश नहीं करता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक भी दिन आपको अगर एक किताब लेके बैठोगे, चंदन की खुशबू आ गई, चंदन की खुशबू का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उनके विचारों की आसपास भी आप पहुंच गए ना, तो आपका जीवन ना वही चंदन के वन वाली हालत हो जाएगी कि आप रोओगे, कि समझोगे कि यार क्या था, क्या मैं ढूंढ रहा हूं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस उनके स्ट्रगल को पढ़ रहे हैं और उनको उनकी आड़ में हम अपनी क्या ना वही राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हम लोग अपने उनके लाभ उठा रहे हैं। तो मेन बात ये है, बातें तो बहुत है, लेकिन अभी मेरे मंच से इशारा मेरी तरफ आया कि अपनी भाषा को थोड़ा सा कम करा जाए, कंटेंट बहुत है। लेकिन चलिए फिर भी मैं कहूंगा कि मैं आप लोगों से आखिरी मैसेज यही करना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को प्लीज लकड़ियां मत दें, उनको चंदन की खुशबू दें, उन्हें चंदन के वन में ले जाकर के छोड़ें, ताकि वो समझ पाए कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर क्या थे। वो केवल एक स्टैचू नहीं है, वो एक तारीख पर याद करने वाली शख्सियत नहीं है, वो किसी घर में टंगी तस्वीर नहीं है, वो एक विचार है जो हर एक के मन में होना चाहिए, हर एक के जीवन में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।